अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड साइकोलॉजी एंड प्योर साइकोलॉजी, जिसको मैंने यहाँ एरियाज ऑफ साइकोलॉजी के नाम से मेंशन किया है। एरियाज ऑफ साइकोलॉजी कह लें, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी कह लें, सब फील्ड्स कह लें, एक ही बात है। अकॉर्डिंग टू एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो ब्रांचेस हैं, जो डिविजन्स हैं, जो सोसाइटीज हैं, वो 54 हैं। लेकिन जब आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो न्यूमेरिकली आपको नजर आएंगी 56। मुझे नहीं मालूम उन्होंने गलती की हुई है या दो डिवीजन या ब्रांचेस के लिए उन्होंने जगह छोड़ी हुई है। जब आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो तीसरे के बाद चौथे नंबर वाली जो डिवीजन है, थर्ड के बाद फोर्थ नंबर वाली जो ब्रांच है वो मिसिंग है, 3 के बाद 5 आ जाती है और 10वीं के बाद 11वीं मिसिंग है, सीधी 10th के बाद 12 आ जाती है। मैंने रीजन तलाश करने की कोशिश की कि मैं जान सकूं कि थर्ड के बाद फोर्थ क्यों नहीं आती और 10th के बाद 11th क्यों नहीं आती, लेकिन मुझे इंटरनेट पर इसका जवाब नहीं मिल सका। तो अगर आप लोग को इसका जवाब मिले, आप लोग भी इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करें, तो काइंडली मुझसे भी इसकी जो फंडा मिस्ट्री है वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो अकॉर्डिंग टू एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, न्यूमेरिकली 56 सब फील्ड्स या ब्रांचेस मौजूद हैं और अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये 54 बनती हैं। मतलब 54 या 56 सब फील्ड्स मौजूद हैं। अब ये जितनी भी ब्रांचेस हैं इनको 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिनमें प्योर और अप्लाइड साइकोलॉजी शामिल है। प्योर साइकोलॉजी को हम बेसिक साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अप्लाइड साइकोलॉजी को हम अप्लाइड साइकोलॉजी ही कहते हैं। अब पेपर में या टेस्ट में होगा क्या कि आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्लाइड एरियाज ऑफ साइकोलॉजी। नीचे ऑप्शन होगी जनरल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी ब्रांच अप्लाइड साइकोलॉजी की है। इसी तरीके से आपको कोई एक ब्रांच दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि ये बताएं कि अप्लाइड साइकोलॉजी है या फिर प्योर साइकोलॉजी है या जनरल साइकोलॉजी है या ऑल ऑफ द अबव है। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्योर साइकोलॉजी क्या होती है और अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होती है। प्योर साइकोलॉजी एक ऐसी साइकोलॉजी होती है जिसमें हम बेसिक साइकोलॉजिकल नॉलेज को जनरेट करते हैं और बेसिक साइकोलॉजिकल नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं। बेसिक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स या थ्योरीज के बारे में हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। तो प्योर साइकोलॉजी में एक तो हम बेसिक साइकोलॉजिकल नॉलेज, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स और मेथड्स का मुताला करते हैं और इसके साथ साथ हम रिसर्च इसलिए करते हैं ताकि हम और बेसिक साइकोलॉजिकल नॉलेज को जनरेट कर सकें और साइकोलॉजिकल थ्योरीज को जनरेट कर सकें। और जब बात आती है अप्लाइड साइकोलॉजी की, तो अप्लाइड साइकोलॉजी में हम डील करते हैं ह्यूमन लाइफ प्रॉब्लम के साथ, या जो इंसान की डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम होती हैं, जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि साइकोलॉजी की कौन सी ब्रांच है जो कि डील करती है विद द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी और द रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम, तो अप्लाइड साइकोलॉजी आंसर होगा। तो जो भी नॉलेज हम अप्लाइड साइकोलॉजी में पढ़ते हैं वो असल में ड्राइव किया हुआ होता है प्योर साइकोलॉजी से, जिसको हम बेसिक साइकोलॉजी कहते हैं। जो नॉलेज भी हम अप्लाइड साइकोलॉजी में पढ़ते हैं वो असल में डिराइव होता है बेसिक साइकोलॉजी से, और हम इसी नॉलेज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं या ऐसे फ्रेमवर्क में ला रहे होते हैं कि हम ह्यूमन लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और ह्यूमन लाइफ को मजीद इम्प्रूव कर सकें, बेटर बना सकें। तो वो तमाम ब्रांचेस जिनका ताल्लुक प्योर साइकोलॉजी से होता है उन्हें हम प्योर ब्रांचेस कहते हैं, और वो तमाम ब्रांचेस जिनका ताल्लुक अप्लाइड साइकोलॉजी से होता है उन्हें हम अप्लाइड ब्रांचेस कहते हैं। और प्योर साइकोलॉजी में जो रिसर्च की जाती है उसको हम प्योर रिसर्च नहीं कहते, उसको हम बेसिक रिसर्च कहते हैं। और जो अप्लाइड साइकोलॉजी में रिसर्च की जाती है उसको हम अप्लाइड रिसर्च ही बोलते हैं।
तो जो फर्स्ट 3 गोल्स हैं, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन और प्रिडिक्शन, उनका ताल्लुक रिसर्च से आमतौर पर होता है, बेसिक साइकोलॉजी की बेसिक रिसर्च से होता है या प्योर साइकोलॉजी से होता है। और जो लास्ट गोल है चेंज, मॉडिफिकेशन और कंट्रोल वाला, उसका ताल्लुक अप्लाइड रिसर्च या अप्लाइड साइकोलॉजी से होता है। अब हम सारे फील्ड्स को तो डिस्कस नहीं कर सकते, जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी के ब्रांचेस हैं उनको मैंने यहाँ पर शामिल किया है। तमाम को मैं शामिल नहीं कर सकता, उन्हीं में से इंशाअल्लाह ताला अगर कोई एमसीक्यूज बनना हुआ तो जरूर बनेगा। तो चलें इन ब्रांचेस को अब हम डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पर है जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी में हम साइकोलॉजी की बेसिक थ्योरीज, प्रिंसिपल और नॉलेज वगैरह को पढ़ते हैं, समझते हैं। जो टॉपिक लाइक सेंसेशन, मेमोरी, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस वगैरह जो कि आप जब ग्रेजुएशन में दाखिला लेते हैं आपको पढ़ाए जाते हैं, असल में आपको जनरल साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही होती है। बीएस के स्टार्टिंग सेमेस्टर्स में लर्निंग, थिंकिंग, मेमोरी और पर्सनैलिटी वगैरह ये सब कुछ पढ़ाया गया होगा, जनरल साइकोलॉजी से ताल्लुक रखता है। और आपको बाद में अगर आपने बीए बीएससी की हुई है तो पार्ट 2 में आपको अप्लाइड एरियाज आमतौर पर पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे एरियाज शामिल होते हैं जिनका ताल्लुक बेसिक साइकोलॉजी या प्योर साइकोलॉजी से होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी वालों ने अप्लाइड एरियाज में ही इनको शामिल किया होता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर डेवलपमेंटल या सोशल साइकोलॉजी जो कि आपको नजर आएंगी अप्लाइड एरियाज में। हालांकि ये ब्रांचेस हैं बेसिक या प्योर की। तो जनरल में हम जस्ट जो बेसिक नॉलेज है साइकोलॉजिकल उनको हम पढ़ते हैं। और फिर नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एमसीक्यू सॉल्व करवाते हुए हमने आपको बताया था कि पूछा जाता है कि वो कौन सी ब्रांच है साइकोलॉजी की जिसकी वजह से आज साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। तो वो है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड का या साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल होता है। इसके बाद थर्ड नंबर पर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, इसको बायोलॉजिकल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। और बायोसाइकोलॉजी या बायोफिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, फिर आपने बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के नाम से भी सुना होगा, या फिर बीएनएस के नाम से भी, बिहेवियर न्यूरो साइंस के नाम से भी सुना होगा। ये सारे नेम इसी फील्ड के, इसी डिवीजन के हैं। अगर एमएससी में पढ़ाया जाए तो इसको सिंपल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी या फिजियो साइकोलॉजी ही कहते हैं। अगर बीएस के लेवल में पढ़ाया जाए तो मोस्टली इसके नेम होते हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर या बिहेवियर न्यूरो साइंस। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारे बिहेवियर या हमारे कॉग्निशन, इमोशन या जो बिहेवियर होते हैं उनमें जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं उनका क्या रोल है। यहाँ पर आमतौर पर हम दो सिस्टम पर फोकस करते हैं, एक तो नर्वस सिस्टम है और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्रेन सिस्टम जिसको बोलते हैं वो होता है। और इम्यून सिस्टम पर भी आजकल काम हो रहा है, लेकिन इम्यून सिस्टम को हम मेनली शामिल करते हैं हेल्थ साइकोलॉजी में। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रिसर्च आजकल इम्यून सिस्टम पर किस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी में हो रही है तो वो हेल्थ साइकोलॉजी है। और अगर पूछा जाए कि वो कौन सी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जिसमें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम पर सबसे ज्यादा रिसर्च होती है, तो वो ब्रांच बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी या बायोसाइकोलॉजी या बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर है। फिर है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। आमतौर पर कहा जाता है कि बर्थ टू ओल्ड एज या वूम टू टोम, माँ के पेट से लेकर कब्र तक, मौत तक, ओल्ड एज तक इंसान में जितनी भी तब्दीलियां रूनमा हो रही होती हैं ओवर द ह्यूमन लाइफ स्पेन, इसकी स्टडी को हम कहते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। आपने फिजिकल डेवलपमेंट को पढ़ना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, प्रिडिक्ट करना होता है। सोशल डेवलपमेंट हो गई, इमोशनल डेवलपमेंट हो गई, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गई, मोरल डेवलपमेंट हो गई। आमतौर पर किताबों में 3 तरह की डोमेन्स आपको नजर आती हैं, 3 तरह की डेवलपमेंट्स नजर आती हैं, फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन और सोशियो इमोशनल डोमेन या सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट।
जो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट या डोमेन है, इसमें भी 3 तरह की डिविजन्स शामिल होती हैं। इसमें सोशल डिवीजन, इमोशनल डोमेन और मॉरल डोमेन या मॉरल डिवीजन भी शामिल होती है। इसके बाद हमारे पास एबनॉर्मल साइकोलॉजी आ जाती है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी और साइकोपैथोलॉजी एक ही फील्ड है, ये बात याद रखिएगा। आपको फर्क पता होना चाहिए बिटवीन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड एबनॉर्मल साइकोलॉजी। और याद रखने वाली बात यह है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी का दूसरा नाम साइकोपैथोलॉजी है और दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होती हैं। कुछ किताबों के टाइटल साइकोपैथोलॉजी के नेम से होते हैं और कुछ किताबों के टाइटल्स एबनॉर्मल साइकोलॉजी के नाम से होते हैं, लेकिन दोनों किताबों में या दोनों तरह की किताबों में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का बेसिक नॉलेज गिवन होता है। दोनों बुक्स साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डिस्कस करती हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी या साइकोपैथोलॉजी में हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को स्टडी करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन। इसके बाद उन डिसऑर्डर्स की इटियोलॉजी देखते हैं, कॉजेस देखते हैं, मतलब दूसरा गोल एक्सप्लेनेशन के साथ भी ताल्लुक है एबनॉर्मल साइकोलॉजी का। और इसके बाद प्रिडिक्शन के फ्यूचर में ये डिसऑर्डर किस तरह से प्रिवेल हो सकता है। तो याद रखिएगा कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी या साइकोपैथोलॉजी में 3 तरह के गोल्स मौजूद होते हैं: डिस्क्रिप्शंस, एक्सप्लेनेशंस एंड प्रिडिक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। और अगर हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में आए तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में असेसमेंट या ट्रीटमेंट ऑफ द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है। तो पहले एबनॉर्मल साइकोलॉजी या साइकोपैथोलॉजी पढ़नी पड़ती है, उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी आप पढ़ते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिसऑर्डर वगैरह नहीं पढ़ाए जाते, बल्कि उनकी असेसमेंट आपको पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, और उनकी ट्रीटमेंट पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है मेनली। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे एबनॉर्मल साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी के दरमियान जो रिसर्च का फंडा है वो क्या होता है। जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी या साइकोपैथोलॉजी है, इसमें जो रिसर्च की जाती है वो किसी डिसऑर्डर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए की जाती है। ये डिसऑर्डर किस तरह से मैनिफेस्ट होता है, इसकी कौन कौन सी सब टाइप्स होती हैं, और इसको प्रिडिक्ट करने के लिए या इसकी प्रेवलेंस, कॉज, रीजंस वगैरह जानने के लिए या इंसिडेंट्स वगैरह जानने के लिए हम कर सकते हैं। इसके अलावा इटियोलॉजी वगैरह जानने के लिए हम रिसर्च करते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी में। लेकिन जब हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में आते हैं तो यहाँ पर जो ज्यादा रिसर्च होती है वो असेसमेंट पर होती है, वो इंटरवेंशन पर होती है या ट्रीटमेंट पर होती है, कि हम किस तरह से असेसमेंट के नए नए टूल्स और टेक्निक्स बना सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग वंस हैं उनको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। इसी तरीके से जो इंटरवेंशन है या फिर ट्रीटमेंट मेथड हैं, नए नए कैसे बनाए जा सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग वंस हैं उनको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। दोनों में रिसर्च का फर्क है, लेकिन दोनों ही डिसऑर्डर्स पर रिसर्च करती हैं। एक ये जानने की कोशिश करते हैं कि डिसऑर्डर क्या है, क्यों है, और उसकी मेन काजेस क्या हैं, और फ्यूचर में वो डिसऑर्डर किस तरह का प्रिवील हो सकता है, उसके फ्यूचर में जो प्रिडिक्शन है वो क्या होगी, और वो प्रिडिक्शन करते हैं। और दूसरे कंट्रोल के साथ डील करते हैं, मीन इस डिसऑर्डर की असेसमेंट, इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट पर फोकस करते हैं। जो मेन डिफरेंस है दोनों की रिसर्चर्स में वो मैंने आपको बता दिया, और दोनों फील्ड में क्या फर्क है ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में हम 3 चीजों की स्टडी करते हैं, 3 चीजों का मुताला करते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट में। पहली ये कि इंसान सोचता कैसे है, उसकी थॉट्स, इंसान महसूस कैसे करता है, उसकी फीलिंग्स, इंसान बिहेव कैसे करता है, उसका बिहेवियर। इन तीनों चीज़ों को हम किसी भी सोशल कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं, उसका मुताला करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो अभी जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। सोशल कॉन्टेक्स्ट में 2 चीज़ें आ जाती हैं, सोशल सेटिंग्स एंड सोशल इवेंट्स। सोशल सेटिंग्स में कोई भी सोशल सेटिंग हो सकती है, फॉर एग्जांपल घर हो सकता है, कॉलेज, दफ्तर, यूनिवर्सिटी,
या प्ले ग्राउंड्स वगैरह हो सकते हैं। और सोशल इवेंट्स में ओकेजन्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल ईद है, दिवाली है, शादी हो रही है, या फिर क्रिसमस है, या फिर 12 रबीउल अव्वल वगैरह। तो किसी भी सोशल सेटिंग या सोशल इवेंट में ये देखना कि एक इंडिविजुअल जो है वो किस तरह से सोचता है, या क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, और उसकी थॉट्स, उसके इमोशंस और उसके जो बिहेवियर्स हैं वो किस तरह का इन्फ्लुएंस पैदा करता है दूसरे इंडिविजुअल्स की थॉट्स पर, दूसरे इंडिविजुअल्स के इमोशंस और उनके बिहेवियर पर। इसे हम सोशल साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास साइकोलॉजी की लास्ट जो मैंने यहाँ ऐड की हुई है ब्रांच जो आती है वो पैरा साइकोलॉजी है। और पैरा साइकोलॉजी एक ऐसी साइकोलॉजी है जो कि डील करती है विद स्टडी ऑफ पैरानॉर्मल फिनोमिना और सुपर नेचुरल फिनोमिना। इसको हम इंशाल्लाह ताला इन डिटेल डिस्कस करेंगे परसेप्शन के चैप्टर में। ये बहुत ही मजे की ब्रांच है जिसमें हम टेलीपैथी को पढ़ते हैं। टेलीपैथी का मतलब ये है कि आप यहाँ पर बैठे हैं और बैठे बैठे अपनी थॉट्स जो हैं वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं किसी दूसरे के माइंड में। इसके अलावा साइकोकाइनेसिस इसमें होती है। साइकोकाइनेसिस का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सामने मौजूद है, आप उसको देखते हैं तो वो बेंड हो जाता है या वो लिविटेट करना शुरू कर देता है, हवा में उड़ना शुरू कर देता है। इसके अलावा इसमें हम फ्री कॉग्निशन पढ़ेंगे या फ्री कॉग्निशन पाई जाती है। फ्री कॉग्निशन का मतलब ये है कि फ्यूचर इवेंट को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्लेरिवोयंस का हम जिक्र करेंगे। क्लेरिवोयंस का मतलब ये है कि कोई चीज आपकी आंखों से ओझल है, नजर नहीं आ रही, लेकिन आप जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो भी तक हमने डिस्कस की वो थी प्योर साइकोलॉजी की प्योर ब्रांचेस। अब हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड साइकोलॉजी के कुछ एरियाज, कुछ ब्रांचेस। पहले नंबर पर आती हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। बता चुके हैं कि ये रिसर्च, असेसमेंट और इंटरवेंशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। रिसर्च को स्टडी कह लो, असेसमेंट को डायग्नोस कह लो, और ट्रीटमेंट को इंटरवेंशन कह लो, या इंटरवेंशन को ट्रीटमेंट कह लो, एक ही बात है। ये क्लिनिकल साइकोलॉजी पहले डिस्कस हुई इसलिए क्योंकि वहां पे जो साइकोलॉजी का फोर्थ गोल है उसको कंपैरिजन किया गया था कि फोर्थ गोल क्लिनिकल में यूज होता है, यहाँ पे हम जिसको हम चेंज, कंट्रोल और मॉडिफिकेशन के नाम से जानते हैं, और क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम वो फोर्थ गोल को यूज करते हैं। हम असेसमेंट करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं, और ट्रीटमेंट करके जो बिहेवियर्स और मेंटल प्रोसेसेस होते हैं उनको चेंज कर देते हैं, उनको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। फिर काउंसलिंग साइकोलॉजी है, और उसके बाद हेल्थ साइकोलॉजी है। इन तीनों का दरमियान जो मेन डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और काफी लेंथी है। इसका इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इन डिटेल इन तीनों का डिफरेंस डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाती है आयो साइकोलॉजी। आयो साइकोलॉजी एक ऐसी अप्लाइड ब्रांच है जिसमें साइकोलॉजिकल नॉलेज, प्रिंसिपल, मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी वर्क प्लेस में। पहले इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी आई थी, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी आई, और फिर आयो साइकोलॉजी है जो कि हमारे पास है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट कंज्यूमर साइकोलॉजी है। कंज्यूमर साइकोलॉजी में हम कंज्यूमर का जो या जो खरीदार होते हैं उनका बिहेवियर स्टडी करते हैं कि किस तरह से एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल करके, प्रोपोगेंडा का इस्तेमाल करके हम उनके बाइंग बिहेवियर पर इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। बड़ी बोतल के साथ छोटी बोतल फ्री कंज्यूमर साइकोलॉजी है। और एक अक्सर आप लोगों ने बहुत सारे एड्स देखे होंगे टीवी में और वैसे भी जिन पे गर्ल्स को शो किया होता है और गर्ल्स वो ऐड कर रही होती हैं। हालांकि वो जो चीजें होती हैं वो गर्ल्स से रिलेटेड नहीं होती। हाँ, अगर कॉस्मेटिक्स का सामान लगाया जाए तो वहां पे गर्ल्स की एडवर्टीजमेंट बनती है। लेकिन बहुत सारी एडवर्टीजमेंट, जैसा कि वो एक मास्टर टायर का एड आता होता है, उसमें एक शान साहब ने हैवी बाइक पकड़ी हुई है और बैठे हुए हैं, और पीछे उन्होंने एक खूबसूरत सी महिला बिठाई हुई है और चला रहे हैं। तो इसमें लड़की का क्या काम, लेकिन उन्होंने शामिल की हुई है क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रोसेस है। ये लड़की कंडीशनिंग हो जाएगी ब्रांड के साथ। जब भी
कोई उस ब्रांड के बारे में सोचेगा या बायर उस ब्रांड को सोचेगा तो उसके माइंड में वो एसोसिएशन आ जाएगी, वो कंडीशनिंग आ जाएगी कि इसकी एड फलां एक्ट्रेस ने दी थी, फलां एक्टर ने दी थी। तो ये है कंज्यूमर साइकोलॉजी। इसका भी हम जिक्र करेंगे कि ये शैतानी काम किसने शुरू किया था। ये बेसिकली जेबी वॉटसन ने किया, लेकिन फिर इसका इस्तेमाल पहली बार किसने बाकायदा तौर पर एडवर्टीजमेंट में किया, ये भी हम लर्निंग के चैप्टर में इंशाल्लाह इन डिटेल पढ़ेंगे। इसके बाद इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी है। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में हम दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप को पढ़ते हैं कि जो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं उनका क्या रिलेशनशिप होता है हमारे एनवायरनमेंट के साथ। हमारा एनवायरनमेंट किस तरह से असरअंदाज होता है हमारे थॉट्स पर, इमोशंस पर और बिहेवियर पर। इन्वायरमेंट नेचुरल भी हो सकता है और बिल्ड भी हो सकता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप को पढ़ा जाता है। कौन सी दो चीजें? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का स्पोर्टमैन की परफॉर्मेंस के साथ, कि वो कौन कौन सी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर, परफॉर्मेंस पर असरअंदाज होते हैं। लाइक क्राउड प्रेशर। इसके अलावा इंजरी के बाद दोबारा से कम बैक हो रहा है, उसकी वजह से परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, ड्रग का इस्तेमाल हो सकता है, एंजाइटी या डिप्रेशन वजूहात हो सकती हैं खिलाड़ियों की बैड परफॉर्मेंस की। इसके बाद हमारे पास एजुकेशनल साइकोलॉजी है। ये एक ऐसी ब्रांच है अप्लाइड साइकोलॉजी की जिसमें हम ह्यूमन लर्निंग प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं कि जो इंसान है वो किन लर्निंग प्रिंसिपल से किन चीज़ों को सीखता है। इसमें टीचिंग भी आ जाती है, इसमें लर्निंग भी आ जाती है, क्लासरूम भी आ जाता है, स्टूडेंट भी आ जाते हैं। ये बेसिकली जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं या जो रिसर्चर्स होते हैं, रिसर्च करते हैं कि इंसान सीखता किस तरह से है, पढ़ाया किस तरह से जा सकता है, क्लासरूम किस तरह का होना चाहिए, क्लासरूम की मैनेजमेंट वगैरह। ये करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं, प्लान करते हैं। इसके अलावा ये रिसर्च के ज़रिए मुख्तलिफ तरह की असेसमेंट टूल्स बनाते हैं जो कि एजुकेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं या हो सकते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट तरह की इंटरवेंशन भी बना सकते हैं। आपसे फ़र्क पूछा जाएगा बिटवीन एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड स्कूल साइकोलॉजी, या स्कूल साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का डिफरेंस क्या है, ये पूछा जा सकता है, जो कि अक्सर लोगों से सुनने को मिलता है कि इंटरव्यूज में भी इस तरह के क्वेश्चंस वो उठाते हैं। तो जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट होते हैं स्पेसिफिकली स्कूल्स में काम करते हैं, उनका काम स्टूडेंट के साथ होता है। आईक्यू टेस्टिंग हो गई, उनकी जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट की उसके साथ काम करते हैं। इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके साथ स्कूल साइकोलॉजिस्ट डील करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर था। एरियाज ऑफ साइकोलॉजी जिसमें हमने डिस्कस किया, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी डिस्कस की और एन इमर्जिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी डिस्कस किए। यस सर, आपने जो पैरासाइकोलॉजी बताया है इसके अबाउट थोड़ा आप रिपीट कर देंगे? पैरासाइकोलॉजी ये तो पाकिस्तान में नहीं है ना, हमारे मतलब कंट्री में इसका इतना स्कोप या? जी जी, नाइस, गुड क्वेश्चन। देखिए मैंने बताया है कि जो एपीए हमें पढ़ाया जाता है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसको हम फॉलो करते हैं कंटेंट राइटिंग में भी और हर तरह की चीज़ों में, तो उनकी वेबसाइट पे मैंने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यही चीज़ बताई थी कि अगर हम उनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें जो ब्रांचेस, जो अप्लाइड एरियाज ऑफ साइकोलॉजी, जो एरियाज ऑफ साइकोलॉजी, डिविजन ऑफ साइकोलॉजी मिलते हैं वो 56 हैं। और हमारे यहाँ तो बामुश्किल 15 से 16, 17, 20 तक पढ़ाए जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा समझते हैं हम लोग। तो साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा एक जो फील्ड है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी फील्ड है, इल्यूसिव साइंस है जिसमें चेंजिंग आती रहती है टाइम के साथ। और जो पैरा साइकोलॉजी है इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे परसेप्शन के चैप्टर में। और जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने अभी बता दिया था कि जो पैरा साइकोलॉजी है ये एक ऐसी ब्रांच है जो कि डील करती है। सर, आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। अभी भी काम आ रही सर है? वॉइस, आपकी वॉइस क्लियर है, मैं भी उनकी कनेक्टिविटी का इशू है। सर, आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। सुमेरा, आपके यहाँ कनेक्टिविटी का इशू तो नहीं?
क्या बाकी स्टूडेंट को भी मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? सर क्लियर आ रही है। सर क्लियर आ रही है। सर आप क्लियर रही है पर आप बहुत स्लो रही है। सही हो गया। तो जो पैरासाइकोलॉजी है ये इसमें हम टेलीपैथी को पढ़ते हैं। टेलीपैथी का मतलब ये होता है कि हम अपनी जो थॉट्स होती हैं, अपनी जो हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, हमारी जो थॉट्स होती हैं, उनको हम ट्रांसफर कर देते हैं किसी दूसरे के माइंड पे। और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फील्ड है। जब हम परसेप्शन के चैप्टर में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। इसके अलावा इसमें टेली काइनेसिस या साइकोकाइनेसिस होती है। और साइकोकाइनेसिस का मतलब ये होता है कि जो आपकी आई साइट्स हैं, जो आपकी आंखें हैं, उनमें से इस तरह की चीजें, इस तरह की उनमें से चीजें रिलीज होती हैं जो कि जिस आप ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो या तो बेंड हो जाता है या फिर लेविटेट करना शुरू कर देता है हवा में। क्योंकि ये एक साइकोलॉजी है जो कि हमारे बिहेवियर्स को, हमारे फीलिंग्स को डिस्कस करती है। तो एक्चुअल में वो बेंड होता है या नहीं होता ये बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारी परसेप्शन यही होती है कि हमें लग रहा होता है कि वो बेंड हो गया या वो लेविटेट होना शुरू हो गया, यानी कि हवा में उड़ना शुरू हो गया। फिर इसमें फ्री कॉग्निशन भी पाई जाती है। फ्री कॉग्निशन का मतलब ये होता है कि आप फ्यूचर इवेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपकी जो कॉग्निशन है वो फ्री है। कॉग्निशन बेसिकली हाई मेंटल प्रोसेसेस को, थिंकिंग को बोला जाता है। और इसको फ्री कॉग्निशन इसीलिए कहते हैं कि आप कुछ भी सोच सकते हैं, फ्यूचर के इवेंट के बारे में आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वैसे जो हमारी साइकोलॉजी है वो उसमें प्रिडिक्शन हमारा गोल जरूर है, लेकिन प्रिडिक्शन विद द बेस ऑफ द साइंटिफिक मेथड को हम लोग मानते हैं। क्योंकि हम लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं और मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को नोट किया है कि उन्होंने बहुत से ऐसे स्टेटस लगाए होते हैं कि साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान कम सोता है वो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है, जो इंसान ये करता है उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है। बीइंग आ साइकोलॉजी की स्टूडेंट, हम लोग अगर ऐसे स्टेटस लगाएंगे तो लोग, जो टीचर्स हजरात हैं जो इस बात को समझते हैं, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं कि साइकोलॉजी के स्टूडेंट होके ये रिसर्च बेस्ड और एविडेंस बेस्ड की विदाउट एविडेंस बेस्ड बातें कैसे स्टेटस पे लगा देते हैं। ऐसे कोई भी हकायक नहीं होते, जो साइकोलॉजी ऐसे कोई भी हकायक नहीं देती। अगर हम साइकोलॉजी के रेफरेंस से कोई बात कहते हैं तो हम यही कहते हैं कि रिसर्च इंडिकेट करती है इस बात को। रिसर्च हमें ये बताती है, जैसे कि मैंने रेफरेंस दिया था कि रिसर्च हमें ये बताती है कि जो मेल्स होते हैं वो ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। उसकी मैंने रीजन भी बताई थी कि उनमें हार्मोन्स की मकदार, जो टेस्टोस्टेरोन है वो ज्यादा रिलीज होता है, जिसकी वजह से वो अग्रेसिव होते हैं, उनका एग्रेशन लेवल थोड़ा हाई होता है। ये एक नेचर इफेक्ट है। और फिर नर्चर इफेक्ट उसमें ये बताया था कि जो वो फीमेल्स जो वायलेंट मूवीज या एक्शन मूवीज देखती हैं वो भी ज्यादा एग्रेशन हो सकती हैं। ये एक उनमें एनवायरमेंटल या सोशल फैक्टर आ जाता है। तो जो पैरासाइकोलॉजी है स्मैरा, ये हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे जाके ना, हमारा जो चैप्टर आएगा परसेप्शन का उसमें से। जी सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। सर जी सर मैंने एबनॉर्मल साइकोलॉजी एंड साइकोपैथोलॉजी में ना समवट डिफरेंस फील किया कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो होती है वो सिर्फ एबनॉर्मलिटीज को स्टडी करते हैं ना, उसमें उसमें जो डिविएंट बिहेवियर होते हैं उनकी स्टडी होती है। जबकि साइकोपैथोलॉजी में हम स्टडी के साथ साथ उनमें इंटरवेंशन और जो ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं वो प्लान करते हैं। देखिए, तो आप हम बिल्कुल, जी जी, आपकी बात को मैं समझ सकता हूँ। आप बिल्कुल राइट पे हैं। जो हमारी बुक्स हमें मिलती हैं ना, कॉमर की हम पढ़ते हैं, नॉर्मल वालों की, और साइकोपैथोलॉजी की हम पढ़ते हैं, DSM-5 हम पढ़ते हैं, उनमें से कुछ तरतीब इस तरह से बनाई हुई है कि जो आपने बताई है बिल्कुल इसी तरह से तरतीब है। लेकिन ये बात फिक्स नहीं है। हमें कुछ ऐसी बुक्स भी देखने को मिलती हैं जहाँ पे उसकी जो इंटरवेंशन है वो भी दी हुई होती है। तो वो बुक्स के अकॉर्डिंग से आपने जो बताया है वो डिफरेंस ठीक है, लेकिन बेसिकली ये दोनों ब्रांचेस सेम ही होती हैं, इन जस्ट नेम इंटरचेंज होते हैं इनके। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम।